स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज का ये जो वीडियो है आप देख पा रहे हैं, आफ्टर 12th टीचर कैसे बने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सैलरी क्या होती है, जॉब, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। फुल कोर्स आपको एकदम मतलब डिटेल में बताऊंगा। मेन जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी जाएंगी, सभी बातें। और ये वीडियो बनाया जा रहा है कई सारे स्टूडेंट के कमेंट्स के ऊपर। लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उनसे कहा था कि आप आफ्टर 12th कई सारे कोर्स करना चाहते होंगे, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों ने कई सारे कमेंट किए थे, वहाँ पे टीचर वाले कमेंट काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं इसलिए टीचर वाला कोर्स बना रहा हूँ वीडियो। इसके बाद और भी वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है, आप थोड़ा सा सब्र रखें। आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे कोर्स के बारे में डिटेल में आपको वीडियोस के जरिए बताएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 12th के बाद हमें टीचर बनना है तो कौन सा कोर्स करना होता है, कहाँ से किया जाता है, क्या मतलब उसकी फीस वगैरह क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस पूरा क्या होता है, क्या क्या मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी आपको। कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद शायद आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से मिट जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा, या फिर मैं अगला वीडियो भी लाने वाला हूँ इसी के ऊपर, उसमें आपके कमेंट को ध्यान में रख के बची हुई बातों को उसमें बता दिया जाएगा। तो देखिए, आफ्टर 12th जो हम एक कोर्स करते हैं टीचर बनने के लिए, ये एक देखिए आफ्टर 12th हम या तो सिंपल बीए ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आप बीए बीकॉम करते हो वो कर सकते हो, बट वो एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। वो आपको ग्रेजुएट जरूर बना देगा पर आपको कोई जॉब उससे नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आप कई सारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे ग्रेजुएशन का बेस पर, लेकिन कोई मतलब एक वो एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है जिसे आप करने से आपको कोई जॉब मिले, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। लेकिन ये जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, इस कोर्स को करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। आफ्टर 12th भी आपको कई सारे मतलब उसके कोर्स करने के बाद भी कुछ एग्जाम देने होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, बट आपको ध्यान से ये चीजें यहाँ पे समझ लेनी है। तो बच्चे यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्स होता है, कई सारे स्टूडेंट इसको जेबीटी कहते हैं, और कई सारे स्टूडेंट बार बार जेबीटी के नाम से कमेंट करके पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। हरियाणा की बात करें तो वहां पे इसको जेबीटी कहा जाता था, मध्य प्रदेश की बात करें तो उसको डीएड कहा जाता था, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें वहां पे ईटीटी कहा जाता था, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले ईटी कहा जाता था, लेकिन अब इसको डीएलएड कहा जाता है। यूपी में बात करें तो यूपी में इसको बीटीसी कहा जाता था, ठीक है। मतलब अलग अलग राज्यों में सेम कोर्स को अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी ये जितने भी मैं यहाँ पे कोर्स लिख रहा हूँ लगभग लगभग एक ही है, बट इनका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। बस यहाँ पे आपको दो चीजें जो हैं वो थोड़ी सी अलग है, आपको ये समझना है। एक तो डाइट अलग है और दूसरा बीएलएड अलग है। बीएलएड जो होता है 4 साल का कोर्स होता है, बाकी ये जो कोर्स जितने आपको दिख रहे हैं 2 साल के कोर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, बीएलएड और डाइट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिख जरूर दिया है इसीलिए ताकि आपको मैं आगे की वीडियो में समझा सकूं। लेकिन ऊपर आप जितने भी नाम देख रहे हैं ये सब एक ही कोर्स हैं, बट इनके नाम अलग अलग हैं अलग अलग राज्यों में, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो आपके दिमाग से एक चीज बिल्कुल मिट जानी चाहिए, डाउट, कि ये अलग अलग कोर्स होते हैं। ये सेम कोर्स है बट नाम इनके अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब हम एलिजिबल कब होंगे इस कोर्स को करने के लिए। तो आप आफ्टर 12th अगर आप 12वीं पास हो जाते हैं तो 12th के बाद आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग राज्यों में एडमिशन के जो प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखिए। देखिए, एडमिशन प्रोसेस जो होता है ये अलग होता है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे दिल्ली की, ठीक है, मैं यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और आप अगर किसी अदर स्टेट से हैं, आप किसी राज्य से हैं, तो आप अपने राज्य की जो वेबसाइट होती है एससीईआरटी की, आप वहां से एक बार प्रोसीजर देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस पे होता है, और जामिया में अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे, क्योंकि जामिया जो है वो भी दिल्ली में है, तो जामिया में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। बट अगर आप एससीईआरटी दिल्ली से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मेरिट बेस एडमिशन लेना पड़ता है। मेरिट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं इस चीज को, यानी कि आपने 12वीं क्लास में जो मार्क्स लिए हैं उस मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो कि मेरिट बेस कहलाता है, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस में आपके
12वीं वाले मार्क्स को नहीं देखा जाता, इसमें आपके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो होता है। अब जैसे कि मान लो आप मेरिट बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको एडमिशन यहाँ पे लेना थोड़ा ठीक रहेगा। जामिया में अगर आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पे जो सीट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, कम सीट है और शायद 50 या इससे भी कम सीट है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है कितनी सीटें, आप उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन इतना पता है मुझे कि यहाँ पे सीटें काफी कम है। और यहाँ पे एंट्रेंस होता है, जब सीट कम होती है, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। मतलब आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत भयंकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप एंट्रेंस का जो टेस्ट है उसको पास कर पाओगे। अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप एंट्रेंस में फेल हो जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये तो आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। लेकिन मेरिट बेस में क्या होता है, यहाँ पे आपकी 12th की परसेंटेज के बेस पे होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, साल भर अच्छी पढ़ाई करते हैं और वो परसेंटेज ले आते हैं 90 प्लस, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 97 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 98 आ रहे हैं, अच्छी परसेंटेज ले आते हैं, तो मेरिट बेस पे उनका एडमिशन आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मेरिट बेस पे आपको क्या करना होता है एडमिशन के लिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। एंट्रेंस बेस पे आपको सिंपल है, आपके लिए मिनिमम परसेंटेज बता रखी होती है कि भाई आपके मिनिमम 12वीं में 45 या 50% होने चाहिए और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि सभी के 45-50% नॉर्मली तो सभी स्टूडेंट के होते ही हैं। 60-70% तक लगभग लगभग सभी बच्चों के आ जाते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे चाहे किसी ने 90% नंबर ले रखे हों, चाहे किसी ने 70% नंबर ले रखे हों, किसी ने 50% नंबर ले रखे हों, सभी यहाँ पे बराबर हैं। ठीक है, किसी को कोई ज्यादा परसेंटेज या कम परसेंटेज लाने का कोई फायदा भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि एक एंट्रेंस होता है उस पेपर के बेस पे होता है। अगर उस पेपर को, एंट्रेंस को 90% वाला बच्चा पास कर ले तो उसका एडमिशन हो जाएगा, अगर 50% वाला बच्चा पास कर ले तो एडमिशन हो जाएगा, 70% वाला पास कर ले तो एडमिशन हो जाएगा, यानी कि कोई भी पास कर ले उसका एडमिशन हो जाएगा। और अगर 90% वाला भी नहीं पास कर पा रहा तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये एंट्रेंस जो होता है इस तरीके से होता है। बट मेरिट में आपकी परसेंटेज बहुत वैल्यू करती है। यहाँ पे हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन जो इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, मान लो 50-55% नंबर ला रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है मेरिट बेस पे, क्लियरली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जब मेरिट बेस पे मान लो आप मेरिट बेस पे या फिर एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है। देखिए, जामिया जो है, केवल जामिया में, दिल्ली में यहीं पे एंट्रेंस होता है। ठीक है, बाकी इसमें एंट्रेंस नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है कि आप जामिया में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ही आपको एंट्रेंस बेस मिलेगा। आपको एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब सॉरी, एडमिशन प्रोसेस के लिए जो सबसे शुरुआती जो आपकी प्रोसेस होती है, सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपका फॉर्म भरना, यानी आपको एक फॉर्म भरना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको ऑनलाइन, आज के समय में सुविधा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करोगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसमें आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल की डिटेल, 12th क्लास का पास की, कितने मार्क्स आए, क्या पूरी, मतलब जो भी आपकी डिटेल है सब कुछ यहाँ पे भरनी होती है। आपकी फोटो लगेगी, आपके सिग्नेचर होंगे, आपके थंब लेंगे और उसका मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह लिया जाता है, सारी डिटेल आपसे भरवा ली जाएगी। फुल डिटेल आपको भरनी होगी। अपना कास्ट, अगर आप किसी कैटेगरी से भर रहे हो, मान लो आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या किसी भी कैटेगरी से भर रहे हो, तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका डिटेल भी वहां पे भरना होता है। ठीक है, इसके बाद जब आपने पूरा फॉर्म भर दिया है, उसके कुछ मंथ, मतलब 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद जब आपका प्रोसेस हो जाता है पूरा, तो उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब ये जो संस्थान होते हैं जहां से, मतलब वो जो संस्थान जो आपको ये कोर्स कराते हैं, उस संस्थान को डाइट कहा जाता है। मैंने आपको कहा था ना, डाइट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। यानी कि जिस तरीके से आप 10वीं 12वीं पढ़ने के लिए जाते हैं जिस संस्थान में, उसको हम स्कूल कहते हैं। हम कहाँ पे पढ़ने जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन 12वीं के बाद आप जिस संस्थान में पढ़ने जाते हैं उसको कॉलेज कहते हैं, यानी आप बीए बीकॉम करने जाते हो तो उसे कॉलेज कहा जाता है। इसी तरीके से जहां पे हम ये टीचर वाला कोर्स करने जाते हैं, उस संस्थान को ना हम स्कूल कहते हैं, ना ही हम उसे कॉलेज कहते हैं, उसको हम डाइट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो डाइट जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सरकारी डाइट जिसे गवर्नमेंट डाइट कहेंगे, एक होती है प्राइवेट डाइट। गवर्नमेंट डाइट में क्या होता है आपको ये समझना है। गवर्नमेंट डाइट जो होती है वो, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में केवल 9 गवर्नमेंट डाइट है। प्राइवेट डाइट जो है वो काफी ज्यादा है। तो आपको प्राइवेट डाइट में भी एडमिशन लेना हो या गवर्नमेंट में लेना हो, आपको अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले क्या होता था, एक ही फॉर्म में आपके दोनों रजिस्ट्रेशन हो जाते थे, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी। जब ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था उसमें बस एक ऑप्शन होता था, वहां पे आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के ऑप्शन पे क्लिक करना होता था, आपको बस टिक कर देते थे आप और आप भर देते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है पिछले कुछ सालों से, गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन अलग और प्राइवेट के लिए अलग, तो बच्चे दो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एक तरह से ये आप समझ लीजिए कि इससे आपको दो बार फीस भी फॉर्म की देनी पड़ेगी, यानी ये फी लेने का एक तरीका भी हो सकता है उनका, दो बार। तो ये है, गवर्नमेंट डाइट केवल 9 है, तो आपके घर के आसपास डाइट होगी नहीं होगी इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन प्राइवेट डाइट जो है दिल्ली में कई सारी हैं, तो आपके घर के आसपास कई सारी प्राइवेट डाइट आसानी से अवेलेबल हो जाएगी सभी के घर के आसपास, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्या करा था, फॉर्म भर दिया था गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए। तो सबसे पहले जो कट ऑफ जारी की जाती है, जो मेरिट लिस्ट आती है, तो गवर्नमेंट डाइट की लिस्ट आती है सबसे पहली। मान लो पहली लिस्ट आ गई, और जन उसमें ना कैटेगरी वाइज मतलब एडमिशन होता है। जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल की कट ऑफ चली गई 95%। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी की हो सकता है 90 पे ही चली जाए। ठीक है, आप अगर एससी हैं तो हो सकता है आपकी 85 में एडमिशन हो जाए, और अगर आप एसटी हैं तो हो सकता है आपका 75 में एडमिशन हो जाए, या फिर इसके अलावा आप किसी अदर कैटेगरी से हैं तो हो सकता है उसकी कुछ अलग परसेंटेज आ जाए। तो आपको कैटेगरी वाइज होता है। अगर आप देखें, जैसे पहली मेरिट लिस्ट आ गई, अब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 95 होने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। आप ओबीसी से हैं तो आपके 90 होने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। मैं आपको एक ये नॉर्मल बता रहा हूं लिखकर, अब कितनी कट ऑफ आएगी क्या आएगी ये उस पर डिपेंड कर रहा है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। एससी है तो आपकी इतनी होनी ही चाहिए परसेंटेज, एसटी है तो इतनी होनी ही चाहिए, अदर है तो उसकी जितनी भी मतलब उसकी कट ऑफ आई है या मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपका होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका नंबर आ गया किसी भी डाइट में, तो आप जाके जिस डाइट में नंबर आ गया आपको वहां पे जाके अपना एडमिशन कराना होता है। आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, 2 से 3 दिन का, आपको उस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपना एडमिशन कराना होता है। उससे क्या होता है, वहां पे सीट भर जाती है। मान लीजिए 10 किसी डाइट में 100 सीट थी, उस पहली कट ऑफ में 50 सीटों के लिए एडमिशन के लिए बताया गया, 50 की 50 सीट फुल हो गई, तो यानी अब 50 बची है। अगली सीट में क्लियर पता लग जाता है अगली कट ऑफ में 50 सीटों के लिए कंपटीशन होगा। बट मान लो कि 50 की जगह 20 बच्चे जाते हैं केवल एडमिशन कराने, 30 बच्चे एडमिशन कराते ही नहीं है, तो वो 30 सीटें खाली रह जाती हैं। फिर वो सीट में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपका नंबर पहली मेरिट लिस्ट में आ चुका है तो आप भूल कर भी उसे मिस ना करें, वो आपके लिए मौका है, आप तुरंत जाके एडमिशन करा लें, वरना दूसरी लिस्ट में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला, ऐसा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरी लिस्ट आएगी। मान लो दूसरी लिस्ट जो आएगी और कम आएगी, ये 95 में थी पहली, तो हो सकती है दूसरी 90 में चली जाए, ये और कम हो जाए 85 चली जाए, या और कम हो जाए 70 चली जाए, ये मतलब कम होके आ सकती है। अगर आपका दूसरी लिस्ट में आ गया गवर्नमेंट में एडमिशन करा लो। उसके बाद एक वेटिंग आती है, वेटिंग में अगर आपका हो जाता है तो वेटिंग में करा लो। उसके बाद गवर्नमेंट की सीटें सारी हो जाती है फुल, फिर आप जो भी गवर्नमेंट में एडमिशन ले चुके हैं उनका हो गया एडमिशन। क्योंकि जो शुरू की कट ऑफ आती है वो काफी हाई होती है, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि 95 प्लस भी आ जाते हैं कट ऑफ में जनरल की। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की सीट फिल हो गई, इसके बाद जो कट ऑफ आनी शुरू होती है या मेरिट लिस्ट आनी शुरू होती है वो प्राइवेट की होती है। पहली लिस्ट में एडमिशन प्राइवेट में हो गया, मान लो जिनका नहीं हो पाता बेचारे बच्चों का गवर्नमेंट में, उन्हें प्राइवेट में फिर एडमिशन लेना पड़ता है। प्राइवेट में मान लो नंबर आ गया पहली में तो करा लो, नहीं आया तो दूसरी में, अगर आ जाता है तो दूसरी में करा लो, तीसरी में नहीं आ रहा तीसरी में करा लो। जिसमें भी मतलब 3-4 लिस्ट आएंगी प्राइवेट की, जब तक सीटें फुल नहीं होती तब तक आपको एडमिशन का मौका, अगर आपका नंबर आता है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा सिस्टम बता दिया आपको, ऐसे ही कॉलेज वगैरह में भी कुछ चीजें होती हैं पर वो थोड़ा अलग सिस्टम है वहाँ का, वहाँ बाद में बताते हैं कभी कॉलेज की जब वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगी, गवर्नमेंट डाइट अच्छी होती है प्राइवेट डाइट अच्छी होती है। देखिए अच्छा और बुरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पे कम ज्यादा वाला भी कोई सीन नहीं होता, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों ही डाइटें अच्छी हैं, बस फर्क क्या है, फीस का। ठीक है, यहाँ पे जो फीस होगी आपकी गवर्नमेंट में वो कम होगी,
और प्राइवेट में जो फीस होगी वो ज्यादा होगी। और गवर्नमेंट में कितनी फीस होती है? 3 महीने की फीस जाती है, आई थिंक 2100 रुपए के करीब जाती है, यानी कि 700 या 750 रुपए महीना पड़ती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको वहां से दुगनी तिगनी फीस देनी पड़ती है। यानी कि अगर मैं बताऊं, यहाँ पे कोर्स आपका अगर 20,000 25,000 में हो जा रहा है, तो यही कोर्स आपका प्राइवेट डाइट में 1 लाख या 80,000 के करीब में होगा। यानी आपको 3-4 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ती है प्राइवेट संस्थान में अगर आप एडमिशन लेते हो। वैल्यू दोनों की सेम है, कोई 1% का आपकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या है, यहाँ वाले बच्चों को कम फीस में फायदा क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आई हुई है। तो यही सिस्टम है, कंपटीशन का जमाना है, तो यहाँ पे परसेंटेज का बहुत रोल होता है, महत्व होता है। हाई परसेंटेज वाले बच्चों को इसका फायदा मिल जाता है, और कम परसेंटेज वाले बच्चों को थोड़ा सा फीस वगैरह ज्यादा पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ लीजिए आप, कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता है। यानी कि मैंने ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं कि वो फीस देने में उनको कोई दिक्कत नहीं, चाहे 20,000 हो चाहे 80,000 हो, पैसे उनके पास बहुत है, वो कोई समस्या नहीं मानते। तो ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट डाइट को छोड़कर वो प्राइवेट डाइट में एडमिशन करा लेते हैं। प्राइवेट में क्यों प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, फीस क्या ज्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि प्राइवेट डाइट मैंने आपको बताया था कि घर के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगी, दिल्ली में बहुत सारी है, तो आपको घर के आसपास मिल सकती है। बट गवर्नमेंट डाइट केवल 9 है, तो दूर दूर होती है। तो बहुत सारे बच्चे मतलब जो माँ बाप होते हैं सोचते हैं बच्चा बहुत दूर पढ़ने जाएगा, इससे अच्छा प्राइवेट में करा देते हैं, घर के पास रहेगा। फीस ज्यादा लग रही है, पैसों की कोई कमी है नहीं उनके पास। लेकिन जिनके पास पैसों की बहुत कमी होती है उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर चल रहा हूँ जो आपको किसी वीडियो में नहीं बताया जाएगा। मैं आपको सारी बातें कोशिश कर रहा हूँ बता दूं। तो देख लीजिए यहाँ पे, मान लो आपने आपका नाम आ गया, तो वहां पे आपकी साइट में लिखा होगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेकर आप आ जाइए, एडमिशन ले लीजिए। आप वहां पे जाके डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएंगे, एडमिशन करा लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस टाइम पे आपका कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है, तो भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन आपसे एक एप्लीकेशन लिखा दी जाती है, उसमें लिख दिया जाता है कि भाई आपको इतने दिन का टाइम मिल रहा है, आपको इतने दिन के अंदर आपके वो वाला जो भी डॉक्यूमेंट कम है उसको बनवा के, अब जैसा भी है पूरा करके आप वहां पे अवेलेबल करा दो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, आप SC ST OBC किसी कैटेगरी से भरते हैं, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म में कभी भी कैटेगरी मत भरना वो, वरना आपके पास बाद में अगर बनता है कोई दिक्कत आती है तो आपको दिक्कत हो सकती है एडमिशन के टाइम पे। आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा कर लिए जाते हैं, वहां पे सबमिट हो जाते हैं, और वो साल भर, लगभग 1 साल तक डॉक्यूमेंट उस संस्थान पे ही पड़े होते हैं, और वो बाद में आपको देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे 10 जगह एडमिशन ना कराएं, और ऐसा कॉलेजों में भी होता है। ठीक है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, 12th में जो 12th के स्टूडेंट है आपको ये चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कट ऑफ होती है, जो लिस्ट होती है, वो कैटेगरी वाइज अलग होती है। जनरल की जो लिस्ट होती है वो सबसे ऊंची होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स जनरल के लिए लाने होते हैं। फिर उसके बाद OBC, अगर SC है, ST है, या फिर अदर कोई कैटेगरी है, तो उनको छूट मिल जाती है, थोड़े से उनको थोड़ा और कहीं कहीं पे ज्यादा फायदा मिल जाता है इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। लेकिन जनरल को जो होता है वहां पे हाई कट ऑफ जाती है, ये आपको पहले ही बता दिया गया। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे दिल्ली में एडमिशन होता है डाइट में। अगर आप कॉलेज में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो कोर्स कितने साल का है? ये 2 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। ठीक है, इसको एक डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है, और ये सारा सिस्टम होता है। और अब सुनने में आया था कि 2020 से ये कोर्स कराने बंद कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, एक अलग स्पेसिफिक कोर्स कराया जाएगा 4 साल का, ये वो कई तरह की चीजें। अगर वो इस नए सेशन में लागू होती हैं तो फिर ये चीजें चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं होती तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी आगे के लिए। एडमिशन कब होता है? तो ये जून वगैरह में, या जून जुलाई के आसपास इसके फॉर्म निकलते हैं। आप इसके फॉर्म देख सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। और आई थिंक मैंने सारी चीजें बता दी। यहाँ पे देखो, एक चीज नहीं बताई है मैंने, JBT DLED ये सब कुछ बता दिया, BLED के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा BLED के बारे में बनाऊंगा। और इसका फायदा जो होता है स्पेशल गर्ल्स को ज्यादा होता है, जो लड़कियां हैं जो 12वीं क्लास पढ़ रही हैं, इसका फायदा लड़कियों को मिलता है, लड़कों को इसका फायदा नहीं मिलता। ये सारे कोर्स BLED जो है वो केवल और केवल दिल्ली में लड़कियां ही कर सकती हैं, लेकिन ये जितने भी कोर्स हैं ये लड़की और लड़के दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, ये। और इसके अलावा आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करें, कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई करूं। और मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और कमेंट में पूछें, आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।